देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से मिले राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय ने भी सीएम धामी से मुलाकात की। राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी उत्तराखंड बीजेपी। उत्तराखंड में जल्द होगा निकाय चुनाव। सभी जिलों के प्रभारी भी जल्द ही किए जाएंगे घोषित। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कार्य क्षमता पर फिर उठे सवाल। प्रसव के दौरान गर्भवती महिला ने तोड़ा दम। डॉक्टरों पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। एक दिवसीय उधम सिंह नगर के दौरे पर कुमाऊं कमिश्नर ने जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की बैठक में दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया। मसूरी में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। मसूरी में पार्किंग निर्माण के तलाशे जा रहे विकल्प। पार्किंग की जगह टैक्सी खड़ी की जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। और मसूरी में धूमधाम से मनाई गई बूढ़ी दीपावली। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में जमकर किया नृत्य। महिलाओं और पुरुषों के बीच हुआ रस्साकसी का मुकाबला में महिलाओं ने मारी बाजी। देहरादून में पुलिस अधीक्षक ने घुड़साल का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने 6 नए घोड़ों की कार्यकुशलता का लिया जायजा। पुलिस लाइन देहरादून में 15 घुड़सवारों का चल रहा है प्रशिक्षण। देहरादून में सरकारी आवास पर लाखों का टैक्स बकाया। सरकारी अस्पताल केंद्रीय संस्थान ने भी नहीं भरा टैक्स। बिल्डिंगों पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया। हल्द्वानी में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। घटनाओं से लोग और वन्य जीवों दोनों प्रभावित। रामनगर में युवक का शव बरामद होने से मचा हड़कंप। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है मृतक। 3 दिन से लापता चल रहा था मृतक। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। शनिवार सुबह देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास और संगठन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा भी की गई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से उन्होंने मुलाकात की है। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय ने भी सीएम धामी से मुलाकात की है और देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात की गई, जहां राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई है। तो देखिए, खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से मुलाकात किया उन्होंने। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है। राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा भी हुई। उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बहुत जल्द निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के प्रभारी भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और प्रदेश के सभी नगर निगम को जीतने के लिए तैयार है। और हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी जिलों में फीडबैक भी लिया गया है। उसी आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। दावेदारों को लेकर बीजेपी पहले ही सभी जिलों से फीडबैक ले चुकी है। ये माना जा रहा है कि जनवरी दूसरे सप्ताह तक प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो देहरादून में निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जो है वो जुटी हुई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव जो है वो जल्द होने वाला है और सभी जिलों के प्रभारी भी जल्द ही किए जाएंगे घोषित। सभी नगर निगम को जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से तैयार भी कर लिया गया है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लेकर हम जनता के बीच में ये लोग जाएं। लेकिन इनके पास कुछ कहने को नहीं है। कोर्ट को भी ये लोग गुमराह करते रहे, जनता को भी बार बार गुमराह करते रहे कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। इनके मंत्री जी तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ये 4 बार बोल चुके हैं कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। वो समय आएगा कब? आप कोर्ट को आपने झूठ बोला, जनता को आपने झूठ बोला, प्रशासकों का कार्यकाल आपने 3 बार बढ़ा दिया है। अब इन्होंने कहा कि हम 10 नवंबर तक हम अधिसूचना जारी कर देंगे। वो 10 नवंबर भी निकल गया, अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कराने की स्थिति में है, क्योंकि इन्होंने शासन के भी चुनाव इन्होंने टाल दिए, नगर निकाय के तो चुनाव टाले हैं, पंचायतों के भी इन्होंने चुनाव टाल दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये दिसंबर में भी चुनाव करा पाएंगे। हार के डर के मारे ये चुनाव को टालना चाहते हैं। जिस दिन भी चुनाव राज्य के अंदर होगा तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। कांग्रेस ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। निकाय चुनाव के लिए हमारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर इस चुनाव में भी हम सारे नगर निगम जीतने के लिए हमारी कोर टोली की बैठक आज हम बहुत जल्दी प्रभारी घोषित करने वाले हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब बात बागेश्वर की कर लेते हैं। बागेश्वर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। बागेश्वर जिला अस्पताल में डॉक्टरों का काम जो है वो सिर्फ मरीजों को रेफर करना रह गया है। मरीजों का इलाज और प्रसव पीड़ा में डॉक्टर मरीजों को बचा पाने में असमर्थ है। वहीं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे करने वाले सीएमओ बागेश्वर तक डॉक्टरों की कार्यक्षमता पर उठने वाले सवालों पर मौन है। दरअसल ताज़ा मामला शनिवार का है, जहां स्थानीय व्यापारी अपनी गर्भवती पत्नी का प्रसव कराने के लिए जिला अस्पताल बागेश्वर में लाता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा उपचार के दौरान गर्भवती महिला दम तोड़ देती है। वहीं इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों और व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो देखिए, खबर बागेश्वर से है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों की जो कार्यक्षमता पर फिर से सवाल उठे हैं, जहां प्रसव के दौरान गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल गर्भवती महिला की मौत पर व्यापार संघ जो है वो पूरी तरह से उनमें आक्रोश है। देखिए, जैसे कि लगातार हम लोगों ने पहले से भी जिला अस्पताल की बदहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए लगातार प्रशासन को और सरकार को जगाने का काम हम करता है। मगर आज पुनः ये देखा गया कि एक जो डिलीवरी वाली लेडीज़ थी उसको अचानक घर में तबीयत खराब हुई और यहाँ बागेश्वर हॉस्पिटल पहुँची और आधे घंटे में ही उसको उचित व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं उसके पेट में 7 से 8 महीने का एक बच्चा भी था और उसके परिवार को एक विषम परिस्थिति में यहाँ पर वो पहुँचे। मगर उसके बाद भी यहाँ प्रशासन द्वारा मैं हमेशा ही कहता आया हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरे को माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी वार्ता हुई थी, तो मैंने कहा था एक बार आप ढंग से जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसमें कार्रवाई करें। परंतु उसके बावजूद भी आज तक इस बागेश्वर जिला अस्पताल की व्यवस्था वैसी की वैसी बनी आई है और मैं कई बार इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ चुका हूँ। इससे पहले भी कई बार इसमें लड़ाई लड़ी है और मैं चाहता हूँ भविष्य भी मैं इसमें आगे और लड़ाई लड़ना चाहूँगा। हमारे पास सुबह 8:30 बजे करीब एक गर्भवती महिला आई थी, जिसको कि प्रारंभिक परीक्षण करने पर पता चला उसके नब्ज नाड़ी कमजोर थे, तो दोहरे झटके लग रहे थे। तो उसको वहीं प्राथमिक चिकित्सा दी गई, लेकिन उसका जो है दोहरे झटके कंट्रोल नहीं हुए और करीब 9:30 बजे करीब उसकी हमने मृत्यु उसकी पुष्टि करी है। इसके संबंध में हमने पुलिस में सूचना भेज दी है, आवश्यक कार्रवाई चल। जहाँ तक अभी प्रारंभिक जानकारी में पता लगा है कि उनका एक तो शुगर बहुत बड़ा हुआ था, 400 के आसपास शुगर आ रहा था और कोई उनके एएनसी चेकअप नहीं हुए थे इस बीच। जो 3 चेकअप हम मानते हैं कि एएनसी में होने चाहिए। अभी तक मुझे जो मोटा मोटा पता लगा है, अभी मैं देखूंगा, पूरी जांच करूंगा कि अभी इसमें पूरे चेकअप नहीं हुए। तो जो एएनसी चेकअप पे हमेशा सलाह दी जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3 चेकअप हों, वो चेकअप नहीं हुए थे।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद कमिश्नर रावत ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कलेक्ट्रेट में लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए। मौके पर कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि विकास कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अवस्थापना विकास समिति की बैठक की गई है। बैठक में रुद्रपुर से गुजरने वाले हाईवे सड़क से चौड़ीकरण को लेकर संतुष्टि दी गई है और 29 करोड़ रुपए का एस्टीमेट अप्रूव किया गया है। इसके अलावा किच्छा बस स्टैंड और खटीमा बस स्टैंड के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर शहर में 4-5 जगह पर खुलने वाले ओपन जिम को मंजूरी देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया और कुमाऊं कमिश्नर रावत ने अधिकारियों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के साथ ही रुद्रपुर शहर में पार्किंग निर्माण कार्य को स्वीकृति देते हुए जल्द काम शुरू करने के लिए निर्देशित किया। देखिए, ये अवस्थापना विकास समिति प्राधिकरण के अंतर्गत होती है, जिसमें कि अवस्थापना के कार्य होते हैं, उनकी समीक्षा, उनका अनुमोदन। तो आज जो कोई बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, एक तो रुद्रपुर में जो हाईवे गुजरता है, जो वर्तमान में जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और जैम लगता रहता है, इसकी वाइडनिंग को लेके एक एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी से बनाया गया था, लगभग 29 करोड़ का है। तो उसको हमने अप्रूवल दिया है। इसके अलावा आपका किच्छा में जो हमारा एसबीटी है और खटीमा में है, इसमें कुछ कामों का वेरिएशन था। अब पूर्व में कुछ कीमत थी, किसी कारणवश हल्की फुल्की बढ़ गई है, उसको स्वीकृति मिली है और शहर में 4-5 जगहों पे ओपन जिम्स को स्वीकृति दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी में जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा मसूरी को जाम से मुक्त किए जाने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में पार्किंग निर्माण को लेकर विकल्प तलाशा जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी प्रशासन को निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस, नगर पालिका मसूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा नायब तहसीलदार कमल राठौड़ के नेतृत्व में मसूरी के कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क किनारे पड़े खाली जगहों को चिन्हित किया गया, जिससे कि वहां पर पार्किंग का निर्माण जो है वो किया जा सके। इसके साथ ही मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर टैक्सी संचालकों द्वारा रोडवेज बसों की पार्किंग की जगह पर अनाधिकृत रूप से पार्किंग किए जाने को लेकर भी नायब तहसीलदार द्वारा टैक्सी संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि अगर उनके द्वारा बस के पार्किंग की जगह पर किसी प्रकार का टैक्सी खड़ी की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर मसूरी नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने बताया कि जिलाधिकारी देहरादून और एसडीएम मसूरी के दिशा निर्देश के बाद मसूरी में कई जगहों पर निरीक्षण कर पार्किंग निर्माण को उसके विकल्पों को तलाश कर कार्य योजना तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां मसूरी में पार्किंग निर्माण के तलाशे जा रहे विकल्प पार्किंग की जगह टैक्सी खड़ी की जाने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जहां सड़क किनारे किसी प्रकार का अतिक्रमण जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून व उप जिलाधिकारी मसूरी के दिशा निर्देशन में मसूरी शहर में यातायात का सुचारू रूप से संचालन हेतु पार्किंग के लिए कुछ विकल्प तलाशे जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क करने का स्थान मिल सके एवं यातायात में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पिक्चर पैलेस पे हमारा रोडवेज का बस अड्डा है, बस स्टैंड है, वहाँ रोडवेज का स्थान और टैक्सी यूनियन का अलग अलग स्थान चिन्हित है, किंतु कुछ टैक्सी चालक जो है रोडवेज की जगह पे एनक्रोचमेंट करके अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। आज मेरे द्वारा उन्हें निर्देशित करके चेतावनी दी गई है, यदि भविष्य में ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि उस स्थान पर केवल रोडवेज की बस खड़ी होकर सवारी को उतार के चढ़ा सके।
तो खबर मसूरी से है, जहां पर जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन जो है पूरी कमर कस ली है। और आपको ये भी बताते चले कि तहसीलदार कमल राठौर ने इस दौरान उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी देहरादून और एसडीएम मसूरी की दिशा निर्देश के बाद मसूरी में कई जगहों पर निरीक्षण कर पार्किंग निर्माण के विकल्पों को यानी कि निर्माण के ऑप्शन को तलाश कर कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सड़क किनारे अब किसी प्रकार का जो अतिक्रमण है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर प्रशासन जो है वो अब जाम से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तरह से यहाँ एक्शन मोड में नजर दिखाई दे रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बूढ़ी दीपावली का भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत डिप्सा पूजन और होलियात के साथ शुरू की गई। इसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और पुरुषों ने रासो, तांदी और धूमुस नृत्य किया। इस दौरान बिरूडी फेंकी गई और चिवड़ा बांटा गया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं और पुरुषों के बीच रस्सा कशी का मुकाबला भी हुआ, जिसमें महिलाओं ने बाजी मारी। वही अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और स्थानीय निवासी मीरा सकलानी ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने में जौनपुर, जौनसार और रवाई जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आपको बताते चले कि यहाँ पर इसके अलावा विकास मंच के अध्यक्ष शूरवीर सिंह रावत ने कहा है कि आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को जीवंत रखने के लिए रवाई, जौनपुर और जौनसार का बड़ा योगदान है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको हमारे बीच में उपस्थित हुए। बहुत बढ़िया। देखिए, आज यहाँ पर अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच जो हमारा विकास समिति जो है उसके माध्यम से विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है बूढ़ी दीपावली का कार्यक्रम होता है। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पूरे समिति के साथ साथ पूरे शहरवासी, चाहे वो किसी धर्म, बोली, भाषा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। और इसके पीछे भी कारण है कि हम क्यों बूढ़ी दीपावली क्यों मनाते हैं। इसके पीछे यह है कि लोगों का कहना है या किंवदंतियां हमारी ऐसी है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए, जीत कर आए, वनवास वापिस आए, वहाँ पर जब उनका राज तिलक हुआ तो उसमें जश्न का माहौल था, जिसको कि दीपावली का रूप दिया गया है। उसी कड़ी में आज जो है उत्तराखंड के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पर उस दीपावली के ठीक एक माह बाद जो है इस बूढ़ी दीपावली को यहाँ पर मनाते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप अपनी पीढ़ी को, अपने क्षेत्र के लोगों को, विशेष करके महिलाओं को जो अपनी वेशभूषा में अपनी संस्कृति को जो बचाए रखने में अपना बहुत बड़ा पूरा योगदान जो दे रहे हैं। जो पूरी अगलाड़ वैली है और यमुना वैली है, ये पूरी वैली में जो आपका जौनपुर है, जौनसार है और रवाई घाटी है, ये सभी लोग मिल करके क्योंकि जो दिवाली है वो यहाँ पे मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है इस क्षेत्र में। और एक ये मंगसिर की जो दिवाली है वो जो दिवाली होती है पूरे देश में, जो दिवाली मनाई जाती है उसके एक महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। तो आज से ये दिवाली शुरू हो रही है, पूरी एक हफ्ते तक ये दिवाली चलती है। और इसके दिवाली के इस सेलिब्रेशन में पूरे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे जो पारंपरिक जो कल्चर है, उस कल्चर को समेटे हुए हम यहाँ पे पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मसूरी में बूढ़ी दीपावली मनाई गई, जहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष जो है यहाँ पर दिखाई दिए और साथ ही साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए भी दिखाई दिए हैं। आपको ये भी बताते चले कि महिलाओं और पुरुषों के बीच रस्सा कशी का मुकाबला हुआ। मुकाबले में महिलाओं ने बाजी मारी और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष जो है
ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ पर नाचते हुए दिखाई दे रहे, नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच रस्साकशी का हमारे बीच में उपस्थित हुए। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते चले कि खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन देहरादून में स्थित घुड़साल का निरीक्षण किया। एसएसपी द्वारा आगामी नेशनल गेम्स और ऑल इंडिया घुड़सवारी पुलिस प्रतियोगिता के दृष्टिगत अस्तबल का निरीक्षण कर पुलिस परिवार से जुड़े 6 नए घोड़ों की कार्यकुशलता का जायजा भी लिया। साथ ही घोड़ों के घुड़सवारों से मुलाकात कर उनसे आश्रयों से संबंधित समस्याओं और सुझाव के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा एसएसपी दून ने अस्तबल में नियुक्त कार्मिकों के अश्वों के खानपान और रहने के साथ साथ बढ़ती ठंड के मद्देनजर घोड़ों के स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश भी दिए। आपको ये भी बताते चले कि वर्तमान समय में जनपद के कुल 21 घोड़े मौजूद हैं और आगामी नेशनल गेम्स और ऑल इंडिया घुड़सवारी पुलिस प्रतियोगिता के दृष्टिगत वर्तमान समय में पुलिस लाइन देहरादून में 15 घुड़सवारों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें पहली बार 4 महिला घुड़सवार शामिल हैं। उत्तराखंड में कुछ ऐसी सरकारी बिल्डिंग है जिन पर टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए बकाए हैं, लेकिन अब तक उस टैक्स को भरा नहीं जा सका है, जिसमें उत्तराखंड का बीजापुर गेस्ट हाउस, राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान एफआरआई समेत कई सरकारी भवन शामिल है। और इन सभी बिल्डिंगों पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। आपको ये भी बताते चले कि सभी देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में आते हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजापुर गेस्ट हाउस और सरकारी संपत्तियों पर जो बकाया है उसके लिए सभी ने टैक्स जो है जमा करने की हामी भर दी है। तो देहरादून में सरकारी आवास पर लाखों का टैक्स जो है वो बकाया है, जहां सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान ने टैक्स जो है वो नहीं भरा है। बिल्डिंगों पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जो है वो बकाया है। समस्या ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि कानूनी तौर पे बात करें तो ये एक कैंटोनमेंट एक्ट जो है उसके अंडर ये संस्था है और ये एक म्यूनिसिपैलिटी की तरह काम करती है। और सरकार की ये मंशा है कि सारी जो म्यूनिसिपैलिटी हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, ये स्वायत्त बने, ऑटोनोमस बने, क्योंकि ऑटोनोमस हैं वो, ये अपने फंड्स अपने आप लेके आए जहाँ से भी उनको पॉसिबल है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा एरिया का विस्तार तो हो नहीं रहा है, जो कि ये जब भी ये कैंट बना होगा वैसे तब से उतना ही इसका एरिया है। अब पब्लिक अगर हम कंपेयर करें दूसरे बाहर नगर निगम से, ऑलरेडी हमारा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो उनसे ज़्यादा है। तो सरकारी अस्पताल, केंद्रीय संस्था जो है काफ़ी उनका टैक्स जो है वो बकाया है। और आपको ये भी बताते चले कि अब तक टैक्स जो है वो भरा नहीं गया है इनके द्वारा, जिसमें उत्तराखंड के बीजापुर का गेस्ट हाउस है, राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल भी है और केंद्रीय संस्थान यानी कि एफआरआई के समेत कई सरकारी भवन जो है ये शामिल है, जिनने अभी तक बकाया जो है वो टैक्स नहीं दिया है। इन सभी बिल्डिंगों पर 5 से 7 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। और आपको ये भी बताते चले कि बोर्ड के आते ही इस पर बोला गया है कि बकाया जो बाकी है उसे जल्द से जल्द भरा जाए। उत्तराखंड
उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोग और वन्य जीव दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसी विषय पर हल्द्वानी में एक खास मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य इन घटनाओं को सही तरीके से जनता के सामने पेश करना था। इस दौरान कार्यशाला में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ संवाद को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी घटना की सही और तथ्यात्मक जानकारी जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, जिससे न सिर्फ अफवाहों पर रोक लगेगी बल्कि सही जानकारी के आधार पर समाधान भी खोजा जा सकेगा। यानी कि मानव और वन जीव जो है वो संघर्ष की घटनाओं में अब बढ़ोतरी हो रही है। घटनाओं से लोग और वन्य जीव जो है वो दोनों प्रभावित हो रहे हैं। घटनाओं को लेकर मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया और आयोजन का मकसद था कि घटनाओं को जनता के सामने पेश करना। तथा अतिथि हैं डॉक्टर कुंदन। देखिए, इस कार्यशाला का पूरा उद्देश्य जो है वो जो हमारे मीडिया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके साथ एक संवाद स्थापित करना था। और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जो उत्तराखंड में हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हमारे सामने आ रही हैं, उनको किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से सही पर्सपेक्टिव, उसका सही नैरेटिव, उसका सही कथानक प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके बारे में ये कार्यशाला थी। और इसमें अलग अलग विषयों पर बात हुई। इसमें मीडिया के रोल पर हमने डिस्कस किया है। जो स्थानीय वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका क्या रोल होता है, उनको किस प्रकार से मीडिया का सहयोग करना चाहिए, इस पर बात हुई है। उसके अलावा जो नियम प्रचलित हैं उन पर भी हमने चर्चा की है, बात की है। बहुत अच्छे पॉजिटिव सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं मीडिया की तरफ से भी, जिससे हमें अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन करके किस प्रकार एक बेटर न्यूज़ हम मीडिया को सही न्यूज़, सही नैरेटिव हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। एक मीडिया सेल का गठन किया जाएगा वृत्त में बहुत जल्दी, जिससे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर कोतवाली क्षेत्र में युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार की सुबह ढेला बैराज के पास एक पुलिया में फंसा हुआ एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर मालधन चौड़ पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिया के नीचे फंसे शव को बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 22 वर्षीय पप्पू, जो कि मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है और 3 दिन से मृतक पप्पू घर से लापता चल रहा था। उन्होंने बताया कि पप्पू का शव शिवनाथपुर पुरानी बस्ती के पास एक पुलिया के नीचे से बरामद हुआ। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ पुलिस के अनुसार पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ढेला नदी में आज एक सूचना के आधार पर एक शव मिला है, जो ढेला मालधन का ही रहने वाला व्यक्ति है, जो कि दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से घर से लापता था और शव को हमने कब्जे में ले लिया है। जाहिर तौर पे कोई चोट उसमें अभी नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।